हेलो फ्रेंड्स। एक नज़र की आरजू, तीन औरतें तीन कहानियाँ। इन दिनों में गांव के स्कूल में 8वीं जमात की तालबा थी जब वालिद साहब ने शहर जाकर बिजनेस करने की ठानी। इन्होंने अपनी ज़रई ज़मीन फ़रोख्त करने की नियत कर ली थी, लेकिन हमारे दादा हयात थे, इन्होंने अब्बू को इजाज़त ना दी और बादिल नख्वास्ता वो गाँव ही में रह गए। इनका बिजनेस करने का ख्वाब ताबीर ना पा सका, जिसका इनको दुख था। दादा की जिंदगी थोड़ी रह गई थी, मैंने 8वीं का इम्तिहान दिया ही था कि वो बीमार पड़ गए। इनको इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ा। अब अब्बू दादी से कहते कि देखा, मैं ना कहता था कि गांव से शहर में रहना अच्छा है जहां बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और अस्पताल हैं। अब इलाज के लिए बाबा जान को बिलाखिर शहर ही में लाना पड़ा है। दादा अस्पताल में 15 दिन रहकर वफात पा गए। इसके बाद रुकावट ना रही और मेरे वालिद ने आनन फानन ज़मीन फ़रोख्त करके शहर को कूच किया। यहाँ पर एक मुनासिब मकान खरीद लिया और बाकी रकम से अपने दोस्त अहमद साहब के साथ बिजनेस शुरू कर दिया। अहमद साहब नेक और दयानतदार आदमी थे, इनको बिजनेस का भी तजर्बा था, लिहाजा वालिद का ये इकदाम जो खतरे से भरा था कामयाबी की तरफ चल निकला। रफ्ता रफ्ता बिजनेस में बरकत और रिस्क में इजाफा होने लगा। कहते हैं कि लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, अगर नेक नियत हो, मेहनती और वफादार मिलें तो ज़िंदगी में कामयाबी और खुशहाली यकीनी हो जाती है। सो ये कहावत यहाँ सादिक साबित हो गई और हम गांव से शहर आकर शहरी सहूलतों से बहरामंद होने लगे। हमारा कोई भाई ना था, तभी अब्बू चाहते थे कि मेरी बेटी आला तालीम पाए। मैं खुशी खुशी शहर के बहुत अच्छे तालीमी इदारे में जाने लगी। तब मुझको यूँ लगता था जैसे हमने कोई बड़ा किला फतह कर लिया हो। लेकिन चंद दिनों बाद ही क्लास में सुबकी महसूस होने लगी और घुटन का एहसास बढ़ने लगा, क्योंकि गांव और शहर के तालीमी मयार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। लड़कियां यहाँ फर इंग्लिश बोलती थीं, जबकि हमको तो एक फ़िक्रा तक सही लिखना और पढ़ना ना आता था। नतीजा ये निकला कि हर टेस्ट में फ़ेल होने लगी। अपना मसला वालिद साहब को बताया। वो बोले, मैं किसी अच्छी उस्तानी का इंतज़ाम करता हूँ जो घर आकर तुमको पढ़ा जाया करेगी। इन्होंने अहमद साहब से तस्करा किया तो इनकी बेगम ने अपनी बहन से कहकर एक लेडी टीचर का बंदोबस्त कर दिया, क्योंकि अहमद साहब की एक साली किसी स्कूल में टीचर थी। यूँ वो लेडी टीचर हमको घर आकर ट्यूशन देने लगी। एक साल इन्होंने ट्यूशन पढ़ाई तो कुछ हम इस इंग्लिश मीडियम कॉलेज में चल पड़े। ताहम अभी बहुत कमी थी। सारी टीचर्स और लड़कियां वहाँ अंग्रेजी में बातें करती और हम उनका मुंह तकते रहते। सुए इत्तफाक जो लेडी टीचर हमको पढ़ाने आती थी, इनकी शादी हो गई। वो ब्याह कर दूसरे शहर चली गई। इम्तिहान देना था, लिहाजा मुझे अब भी इंग्लिश टीचर से ट्यूशन लेने की हाजत थी। वालिद साहब ने बहुत कोशिश की, दूसरी टीचर खातून ट्यूटर ना मिल सकी। अपनी स्कूल टीचर से भी फर्दन फर्दन बात की, मगर किसी के पास घर आकर पढ़ाने को वक्त नहीं था। मैं सख्त परेशान थी। सुबह जब स्कूल जाने को निकलती, रास्ते में एक किताबों की दुकान पर अक्सर एक खूबरू नौजवान को देखती थी, जिसकी निगाहें या तो ज़मीन की तह में देख रही होती या फिर खलाओं को तकती होती। सोचती यह अजब तरह का शख्स है। स्कूल जाती कई लड़कियां उसे दुकान के सामने से होकर गुजरती हैं और ये किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। सच्ची बात यह है कि इसकी यही बेनियाजी मेरे दिल पर असर कर गई। अब मैं जब भी वहाँ से गुजरती वो मुझे नज़र आता। जब जी चाहत वो मेरी तरफ एक नज़र उठाकर देख ले, मगर वो अपनी दुनिया में गुम रहने वाला इंसान था। 2 माह तक ऐसे ही इसको देखा। अब दिल में कसक सी रहने लगी। दिलो दिमाग पर यह ख्वाहिश हसरत बनकर छाने लगी कि ए काश वो सिर्फ एक मर्तबा ही मेरी तरफ देख ले। मैं घर से निकलते वक्त हर सुबह यही दुआ करती, ए काश वो एक बार ही एक नज़र मेरी तरफ देख ले। कई बार कॉपी पेंसिल वगैरह लेने के बहाने दुकान पर रुकी। वो वहाँ मौजूद था, लेकिन इसने मेरी जानिब नज़र भरकर भी ना देखा। मुझ पर यह उगदा भी ना खुला कि आखिर उसका किताबों की इस दुकान से क्या ताल्लुक है कि अक्सर सुबह के वक्त वो यहाँ मौजूद होता। मैं अपनी दुआ से मायूस ना थी। यकीन था कि कभी ना कभी वो एक बार नज़र उठाकर मुझको ज़रूर देखेगा। लेकिन कातिब तकदीर को शायद अभी मेरे सब्र का और इम्तिहान लेना था। हर रोज़ ही वो आस पास से बेखबर दुकानदार के साथ बराबर वाली कुर्सी पर बैठा होता। चाहे मैं कॉपी पेंसिल या रजिस्टर खरीदने के बहाने मुखातिब होती, दुकानदार मतलूबा शय दे देता और रकम लेता, लेकिन वो नौजवान आंख उठाकर भी ना देखता था। मेरी नाकाम आरजू हौसला पस्त करने के बजाय मुझे और उकसाती। अंदर ही अंदर कुड़ती रहती, मगर किसी बात का इजहार ना कर सकती। हर बार नाकामी के बाद सुबह फिर एक नई उम्मीद के साथ चलती कि आज ज़रूर वो वहाँ से गुजरते पाकर मेरी तरफ एक नज़र देखेगा। कभी कभी कोई अजीब सी ख्वाहिश खुद ब खुद इंसान के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती है कि आदमी ना चाहते हुए भी इस आरजू से पीछा नहीं छुड़ा सकता। सोचती शायद उसको मोहब्बत कहते होंगे, मगर मैं तो मोहब्बत के जज्बात से भी इस वक्त तक आशना ना हुई थी। वो दिन मुझको कभी ना भूलेगा जब कॉलेज जाते हुए दुकान से चंद कदम आगे मैंने इसको अपने आगे आगे चलते देखा। शर्मो हया रीत रिवाज भूल कर
ऐसे बेखुद हुई कि इसके पीछे तेज तेज कदमों से चलने लगी, मगर वो अपनी पुरानी कैफियत में डूबा हुआ दुनिया और माफिया से बेखबर चलता ही चला जा रहा था। जब वो मुझसे सिर्फ 2-3 कदम आगे था, दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझको लगा अभी अभी गिर जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, हिम्मत करके दानिस्ता अपने बैग इसको मारती 2 कदम आगे निकल गई। इसके बाद मैंने अपने कदम जानबूझकर सुस्त कर लिए, इस यकीन के साथ कि अब मेरे बराबर से होकर गुजरेगा, शायद मुझको मुखातिब कर ले। यही कहकर कि मोहतरमा जरा देख कर चला करें। ऐसा सोचते वक्त जमीर ने मलामत भी न की, मगर मैंने अपने मंसूबे को अमली जामा पहना दिया। फिर अचानक पीछे मुड़कर उसी को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। मिस्टर, किस धुन में चलते हो? क्या नजर नहीं आता? क्या मुझसे टकरा जाने का इरादा था? उम्मीद थी कि जरूर इसके लबों से ऐसा कोई फिक्रा ही बरामद होगा कि टकरा जाने का इरादा तो आपका था, मगर इसने जवाब में कहा सॉरी और आगे बढ़ गया। तब मैं पसीने से शराबोर हो गई, ताहम दिल इस वजह से जोर से धड़का कि जब इसने पलटकर सॉरी कहा तो अपनी गहरी सियाह आंखों से मुझको एक नज़र देखा भी था। ये मेरी आरज़ू थी जो आज पूरी हो गई थी। सॉरी कहकर वो चलता बना और मैं एक अनजानी मुसर्रत के खुशगवार एहसास में डूबी बेखुद सी कॉलेज पहुंच गई। तमाम रास्ते ये भी एहसास ना हुआ कि मैं चलती चलती कितनी देर में आज कॉलेज पहुंची थी। मैं समझ रही थी कि इर्द गिर्द चलने वालों के लिए ये एक हादसाती लम्हा था जिसको किसी ने नोट ही न किया होगा, मगर ताड़ने वाले भी कयामत की नज़र रखते हैं। नहीं मालूम था कि मेरे पीछे मेरी क्लास फेलो अजरा चली आ रही है और इसने ये मेरा खुद साख्ता लम्हाती टकराव देख भी लिया था। कॉलेज पहुंचकर इसने मेरी खबर ली और बोली, जानती हो वो कौन था? हमारे क्लास फेलो दुर्दाना का कज़न है। इसके घर में कई बार इस शायर को देखा है। शायर? हाँ, शायर है बेचारा। तो मेरा अंदाज़ा सही था, ये वाकई सच्चा शायर है। यानी सच्चे शायर दरवेश होते हैं जो किसी से गर्ज नहीं रखते, किसी की तरफ नहीं देखते, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। हाँ, मगर अजरा बोली, ये भी बता दूं, ये किताबों की दुकान इसी शायर के चचा की है जो दुर्दाना के वालिद होते हैं। वो अपने इस भतीजे को दामाद बनाने की फिक्र में हैं और दुर्दाना भी इस शायर को चाहती है। अब कहीं उसके सामने इसका जिक्र मत कर देना। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा ये तो बताओ कि ये हजरत करते क्या हैं? ट्यूशन पढ़ाते हैं? ट्यूशन? हाँ, क्यों, तुमने पढ़नी है क्या? हाँ भाई, पढ़नी है तो ही तो कह रही हूँ। तुम देख नहीं रही हो मेरी अंग्रेज़ी की हालत कितनी पतली है? तो फिर बात कर लो अपने वालिद साहब से, क्योंकि ये हजरत तुम्हारे बुलाने से तो आने के नहीं। क्या कहूँ उनसे, किताबों की दुकान पर इसके चचा से जाकर बात कर लें। अगर शायर साहब वक्त निकाल पाए तो कबूल हो जाएगी, वरना तुम्हारी ये दुआ भी नाकाम होगी। इन्हीं दिनों शायद किस्मत ने हमको मिलाना था। मैं तो जानती ना थी कि आगे ऐसा सबब बन जाएगा। अहमद साहब की बेटी की शादी थी। वालिद साहब ने हमसे कहा कि तैयार रहना। मेरे बिजनेस पार्टनर ने मदऊ किया है। बेटी की शादी में मुकर्ररा दिन हम वक्त पर तैयार हो गए। हैरत से मेरी आंखें खुली रह गईं कि मेहमानों का इस्तकबाल करने वालों में आगे आगे शायर साहब भी थे। पता चला कि इनका नाम खुर्रम है और ये अहमद साहब के भतीजे होते हैं। दुर्दाना भी शादी में आई हुई थी। मैं तो खुशी से नेहाल थी। अगले रोज अब्बू को बताया कि दुर्दाना मेरी क्लास फेलो आपके बिजनेस पार्टनर की रिश्तेदार है, शादी में मिली थी। इसने बताया कि अहमद साहब के भतीजे खुर्रम ट्यूशन पढ़ाते हैं और इनके घर उसकी बहन को भी पढ़ाने जाते हैं। आप अहमद साहब से बात करें, शायद मेरे लिए वो इंतज़ाम कर दें। अहमद साहब ने खुर्रम से बात की और यूं एक रोज़ खुर्रम हमारे ड्राइंग रूम में आया बैठा था। यकीन ना आता था कि किस्मत मुझ पर इस कदर मेहरबान भी हो सकती है। वो रोज़ मुझको ट्यूशन पढ़ाने शाम के 7 बजे घर आने लगे। अपने नाम की तरह वजी और बावक़्तार था। सचमुच का शहजादा लगता था और अब तो मेरे ख्वाबों का शहजादा हो गया था। इतनी मेहनत और तवज्जो से पढ़ाता कि मैं चौंक चौंक जाती, क्योंकि पढ़ते पढ़ते खो जाती थी। बहरहाल तवज्जो से पढ़ने लगी। डर था कि वो बददिल होकर पढ़ाना ना छोड़ दे। मेरा तो दिल चाहता था हमेशा यूं ही मुझको पढ़ाता रहे, लेकिन ये भी ख्याल जान लिया कि वो मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि दुर्दाना के वालिद उसको दामाद बनाने का सोचे हुए हैं। एक रोज़ मैं मजमून लिखने के बहाने दुर्दाना के घर चली गई। वो वहाँ उसके भाई के बच्चों को पढ़ा रहा था। मुझे देखा तो चौंक गया, संजीदा हो गई। सलाम किया, उसने जवाब दिया। दुर्दाना बोली, क्या तुम मेरे कज़न को जानती हो? मैंने बेख्तियार कहा कि नहीं। वो चुप रहा, मेरे झूठ का पर्दा रख लिया। अगले दिन उसने मुझसे पूछा कि तुमने दुर्दाना से झूठ क्यों बोला? इसलिए कि वो आपकी मंगेतर है, सोचा कहीं उसको बुरा ना लगे। कहने लगा, वो मेरी मंगेतर नहीं है और मैं इसके साथ शादी भी नहीं कर रहा। मुझे अभी और पढ़ना है, मेरा पीएचडी करने का इरादा है। चचा को बेटी की शादी की बहुत जल्दी है। चचा से इनकार कर दिया है। क्या ये बात दुर्दाना को मालूम है? मालूम है। इसने गौर से मेरी तरफ देखा, जैसे इसको कोई बात समझ में आ गई हो। बोला, सच बताना, इस रोज़ जब मैंने सॉरी कहा था, क्या तुमने बैग जानकर मुझको मारा था? अगर जानकर मारा हो तो क्या सज़ा देंगे? मुझ में हिम्मत आ गई थी। वो खामोश हो गया।
चंद लम्हे खामोश रही। उसने कहा, कॉपी निकालो और कल वाला मजमून लिखो। मैंने रात ही लिख लिया था, ये लें। उसने चंद सितरें पढ़ी, बहुत गलतियां हैं। फिर गलतियों को अंडरलाइन किया। उनको दोबारा लिखना होगा, कल मैं देखूंगा। जो गलतियां की हैं इनकी दुरुस्तगी कर लेना। इसने वो अल्फाज सही भी लिखकर दे दिए जो मैंने गलत लिखे थे। रात को लिखने बैठी तो ख्यालात का एक हुजूम था जिसने मेरे जहन पर रंग बिरंगी तितलियों की मानिद यलगार कर दी थी। एक लफ्ज़ भी तो न लिख पाई। तभी मैंने इसके नाम एक ख़त लिख दिया, मजमून की जगह। इसमें एक लड़की अपने ट्यूटर से कहानी की सूरत इजहार मोहब्बत करती है। जब वो जाने लगा, मैंने कॉपी निकाली और कहा, आप ये कल वाला मजमून तो चेक करना भूल गए। बोला, कल चेक करा लेना। नहीं, अभी ले जाइए, अपने बैग में रख लीजिए, चेक करके कल लेते आइएगा। इसने कॉपी लेकर बैग में रख ली। रात भर मुझको इस ख्याल से नींद ना आई कि इसने मजमून पढ़ा होगा। क्या सोचा होगा, ना जाने क्या जवाब दे। कहीं मेरा दिल ना तोड़ दे, कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं ट्यूशन पढ़ाने को आना ही ना छोड़ दे। 100 तरह तरह के वसवसे थे जिन्होंने रात भर मुझको जगाए रखा। कॉलेज में वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरा। हर लम्हा तीर की तरह मेरे चुप रहा था। शाम को खुर्रम आया और कॉपी मेरे हाथ पर रखकर चला गया। बेकरारी से उसे खोला तो जवाब मिल गया। लिखा था कि तुम अच्छी लड़की हो, अच्छी लड़कियां पढ़ाई के दौरान ऐसी बातें नहीं सोचती। मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ तो तुम भी मेहनत से पढ़ो ताकि रिजल्ट अच्छा है। उसी में तुम्हारा कामयाब मुस्तकबिल पोशीदा है। अगर तुमने खूब मेहनत से पढ़ा और पोजीशन ली तो वादा है मेरा कि तुम वो सब पालोगी जो चाहोगी। इनके आखिर में लिखे इस जुमले ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैंने समझा कि खुर्रम ने वादा कर लिया है, अगर मैंने पोजीशन ले ली तो वो मुझको कबूल कर लेगा और मैं इसकी मोहब्बत पालूंगी। दिन रात अब पढ़ने से काम था। इस कदर मेहनत की कि कभी सोचा ना भी था कि पढ़ाई में इतनी संजीदा हो जाऊंगी। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, उसका समर ज़रूर मिलता है। मुझको भी मेहनत का समर मिला और पोजीशन लेकर मैंने सबको हैरत में डाल दिया। खुर्रम की तो खुशी का ठिकाना ही ना था। वो मुझसे भी ज़्यादा खुश था और मैं कॉलेज भर में फूले न समाती थी। लगता था कि आज मुझको मेरी मंजिल मिल गई है। ये मेरी मेहनत का सिला था कि खुर्रम सचमुच मुझसे मोहब्बत करने लगा। इसने कहा, मुझे वही लोग पसंद है जो अपने मकसद को सच्ची लगन से हासिल करने का जज्बा रखते हैं, और तुम में ये बात मौजूद है। अब तुम सब्र से काम लो और पढ़ाई पर इसी तरह तवज्जो देती रहो। मैं भी आला तालीम का ख्वाब मुकम्मल कर लूँ, किसी कॉलेज में प्रोफेसर लग जाऊँ। वादा ईफा करूँगा, तुमको इंतज़ार करना होगा। शादी के लिए जल्दी मत करना। मैंने तालीम एजाज़ी पोजीशन से मुकम्मल कर ली और खुर्रम भी आला तालीम के लिए इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी चला गया। वो मुझे इंतज़ार की एक लामतनाही अजियत में छोड़कर चला गया था। वो मुझे इस्लामाबाद से अच्छे अच्छे ख़त लिखता और मैं भी जवाब देती। हमारे पास एक दूसरे की तस्वीरें भी थीं। वालिद साहब को मेरी शादी की फ़िक्र लग गई थी। इन्हीं दिनों हमारे घर ताया का बेटा इरशाद गांव से आया। बताती चलूं कि ताया खुशहाल थे क्योंकि इनकी ज़मीन ज़्यादा थी और इन्होंने इसको बेचने के बजाय आबादकारी पर तवज्जो दी थी। लिहाजा इनकी ज़मीन सोना उगलने लगी थी। वालिद चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, जबकि इसने 8वीं भी पास ना की थी। इन लोगों के लिए गोया तालीम कोई मायने ही न रखती थी। मेरी ज़िंदगी में सिवाय भाई के किसी शय की कमी न थी। इरशाद गांव से आया, इसका रिश्तों से मुतालिक रखरखाव बेहतरीन था। वो मुझसे बहुत इज्जत के साथ पेश आता और मैं कज़न होने के नाते उसको इरशाद भाई कहती। इसका रवैया इतना मुस्बत और अच्छा था कि मैंने इसको साहिबा समझ लिया। अब अपनी हर मुश्किल और दिल की बात इसको कह देती। एक दिन इसने मुझसे पूछा, तुम्हारे जीवन साथी के बारे में क्या राय है? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, वो आला तालीम याफ्ता हो। मैं किसी अनपढ़ से शादी नहीं करूँगी। क्या कोई ऐसा शख्स है तुम्हारी नज़र में? हाँ है, वो शख्स जो मुझको ट्यूशन पढ़ाता था। इसने मेरे दिल में लगन और मोहब्बत का जज्बा पैदा किया और मैंने कॉलेज भर में अव्वल पोजीशन ली। कौन है वो? इरशाद ने इतने प्यार से पूछा कि मैंने बता दिया। अहमद साहब का भतीजा खुर्रम है। वो PhD करने गया है। जब तालीम मुकम्मल कर लेगा तो हमारी शादी होगी। क्या चचा जान ने इसके साथ तुम्हारी शादी का इरादा कर लिया है? अभी नहीं, वो जब लौट कर आएगा तब रिश्ता होगा। क्या कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ है, मुझे दिखाओगी? एक राजदा और दोस्त बनकर इसने कहा तो मैंने इसको खुर्रम की तस्वीर दिखा दी। बहुत खुश शक्ल है, उम्दा है। हाँ बेशक, बहुत उम्दा इंसान है। तुम मिलोगे तो तुमको भी वो पसंद आएगा। क्यों नहीं, मैं इससे ज़रूर मिलूंगा। इरशाद मेरे राज से वाकिफ़ हो गया था, मगर इसने ऐसा जाहिर किया कि वो मुझको बहन समझता है और इस मरहले में भरपूर साथ भी देगा। मैं मुतमईन हो गई। एक रोज़ खुर्रम का ख़त आया तो इसने पढ़ लिया। पूछा कि और भी ख़त हैं? मैंने कहा कि हाँ। वो ज़्यादातर ख़त मेरी सहेली अजरा के पते पर भिजवाता है। मुझे दिखाओगी? मैंने इसको खुर्रम के खतूत दिखाए और कहा कि तुम इस मामले में मेरी मदद करना, मेरा साथ देना, ताकि वालिद साहब मेरी शादी खुर्रम के साथ ही कर दें। कहने लगा, बेफिक्र रहो, ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा भाई हूँ, मुझ पर एतमाद करो। लेकिन इसने भाई बनकर मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मेरी अलमारी से खतूत खुर्रम की तस्वीरें निकाल कर वालिद साहब को दे दी और कहा कि सारमा का ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और आपको बाद में किसी तरह की रुसवाई का सामना करना पड़े।
ارشاد ہمارے گھر آیا تو میں سمجھی کہ تقدیر مجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ وہی ارشاد جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے میرا دشمن بھی ہو جائے گا۔ وہ یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا تصور ہے کہ میری تقدیر، میری زندگی اور میری عصمت سب کچھ اس شخص نے اجاڑ دی جس کو میں بہت اچھا سمجھتی تھی۔ جب میں نے اس کو رد کرنا چاہا تو اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ اگر کوئی جانور بھی ہوتا تو مر جاتا۔ جب اس نے مجھے ستانے کی کوشش کی میں نے اس کی بے عزتی کر دی، جس کا اس نے مجھ سے بدلہ لیا کہ میں خرم کے قابل نہ رہی۔ اس سنگ دل نے میری محبت ہی نہیں میری زندگی بھی اجاڑ دی، اور میں اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتی کے بارے میں کسی کو بتا بھی نہ سکی۔ والد نے میری شادی ارشاد سے طے کر دی اور میں خرم کو آگاہ بھی نہ کر سکی۔ یوں خرم کے لوٹ آنے سے پہلے ہی میری شادی ارشاد سے کر دی گئی، اور اس کے بعد شوہر بن کر اس نے خرم کی محبت کے تانے دے دے کر میرا جگر چھلنی کر دیا۔ سچ ہے، لڑکیاں راز دل کہہ کر ہی دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتی ہیں۔ میں نے بھی بے وقوفی سے اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی مار لی تھی، میری خوبصورت فکریں بکھر گئیں۔ ارشاد نے ابو کو نہ جانے کون سی پٹی پڑھا دی تھی کہ انہوں نے خرم کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھ لیا۔ کاش وہ مجھ سے بات کر لیتے یا خرم کو بلا کر اس سے بات کرتے تو وہ ان کو قائل کر لیتا، کیونکہ اس کی محبت میں نیک نیتی تھی اور رسوا کر دینے والی کوئی بات نہ تھی۔ وہ اچھی سوچ کا مالک انسان تھا۔ جبکہ ارشاد نے دوست بن کر مجھے ڈسا، پہلے میری عزت خاک میں ملائی اور پھر مجھ کو اپنی دلہن بنایا۔ اس کے دل میں میری عزت رہی اور نہ میرے دل میں اس کی عزت باقی رہ گئی۔ اس نے خرم کے خطوط کے ذریعے مجھ کو بلیک میل کر کے میری شخصیت کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ یہ نہ سوچا کہ لڑکیاں واقعی کانچ کی طرح نازک ہوتی ہیں۔ توڑنے والے تو ان کو توڑ دیتے ہیں، لیکن کانچ کے زخم ان کی روح میں چپ جائیں تو ساری زندگی کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ آج میری روح کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی زخمی ہے، اسی مسیحا کی منتظر ہے، مگر جب میں اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتی۔ امید ہے آپ کو یہ اسٹوری بھی پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔